पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग करने वाला सबसे बड़ा और पुरस्कार शख्स कौन था और इस शख्स को गोल्ड किंग ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये शख्सियत कौन है और किस तरीके से इस शख्स ने पूरी दुनिया में सोने की स्मगलिंग पाकिस्तान से की और पाकिस्तान में भी सोना मंगवाया। बड़े बड़े इक्तदार के ऐवानों में इस शख्स की गूंज सुनाई दी और बिल आखिर इसको पाकिस्तानी इदारों ने गिरफ्तार किया। इस शख्स का नाम सेठ आबिद है। सेठ आबिद एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कई अजीब बातें मशहूर हैं। एक वक्त में पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी कहलाए जाने वाले सेठ आबिद की अब वफात हो चुकी है, लेकिन आज भी इसको पाकिस्तान का पुरस्कार तरीन शख्स समझा जाता है। सेठ आबिद का असल नाम आबिद हुसैन था। ये 1935 के करीब एक गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। इनकी फैमिली का जानवरों की खालें एक्सपोर्ट करने का बिजनेस था। 1950 में सेठ आबिद के वालिद कराची शिफ्ट हो गए। उन्होंने यहाँ सोने की एक छोटी सी दुकान बना ली। ये वो दौर था जब पाकिस्तान को बने हुए सिर्फ 3 साल हुए थे, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के लोग एक दूसरे के ममालिक में आसानी से आ जा सकते थे। पाकिस्तान में इस वक्त भी सोने की डिमांड बहुत ज्यादा थी। सोना दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में स्मगल होता था। सेठ आबिद के वालिद भी दूसरे लोगों की तरह इंडिया से सोना मंगवाते थे और बेचते थे। सेठ आबिद उस वक्त बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने अपने वालिद के साथ काम करना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम काशिफ भट्टी था। यह आदमी इंडिया और मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान सोना लेकर आता। सेठ आबिद को इसी आदमी ने सोने के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इन लोगों की नजर में ये सोना स्मगल नहीं कर रहे थे, बल्कि सोने की तजारत करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद के इंडिया में रवाबित हैं, जबकि उनके बहनोई को 44 सोने की ईंटों के साथ इंडिया में गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल अगले 2 सालों में सेठ आबिद इंडिया से समंदर के जरिए सोना स्मगल करके कराची लाते थे। उनका काम बहुत ज्यादा चल रहा था, लेकिन अथॉरिटीज की नजर उन पर पड़ चुकी थी। इसलिए सेठ आबिद ने हिफ्ज़े बामुकद्दम के तौर पर पंजाब बॉर्डर से भी सोना लाना शुरू कर दिया। लेकिन अप्रैल 1958 में सेठ आबिद को कराची में कस्टम्स अथॉरिटी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 3100 तोला सोना बरामद हुआ। सेठ आबिद को 5 महीने की जेल हो गई। ये पहली और आखिरी दफा जेल गए थे। अगले 8 सालों में सेठ आबिद का नेटवर्क दुनिया भर में फैल गया था और उनके लिए गोल्ड लाने का काम करते थे। कहा जाता है कि जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जोहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट्स की दरामद पर पाबंदी आयद की थी, तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने बहरी रास्ते से फ्रांस से पाकिस्तान तक एटमी रीप्रोसेसिंग का प्लांट पहुंचाया था। सेठ आबिद की एक और साइड भी थी। ये लोगों की दिल खोल कर मदद किया करते थे। उस दौर में किसी को मदद की जरूरत होती तो ये हजारों रुपए ऐसे ही दे दिया करते थे। ये भी कहा जाता है कि सेठ आबिद का असूल था कि किसी भी फंक्शन में पहले उनके मुलाजमीन खाना खाएंगे और फिर मेहमान। ये जरूरतमंद लोगों को उनकी शादियों में सोना भी दिया करते थे। 1964 में सेठ आबिद ने हमजा फाउंडेशन भी बनाई और ये फाउंडेशन उन बच्चों के लिए थी जो बोल और सुन नहीं सकते थे, और इस सब की वजह सेठ आबिद के अपने बच्चे थे। सेठ आबिद के 7 बच्चे थे, जिनमें से 4 सुन और बोल नहीं सकते थे। सेठ आबिद अक्सर कहा करते थे कि ना तो मैंने किसी का खून किया है और ना ही किसी की जमीन पर कब्जा किया है। मेरा सोने का काम है, मैं इसकी तजारत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। 1970 की शुरुआत में जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में सेठ आबिद पर काफी मुश्किलात आ गयी। उनकी प्रॉपर्टीज को कब्जे में लेकर उन पर मुकदमात दर्ज हो चुके थे, लेकिन सेठ आबिद को ढूंढा न जा सका। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया। इस ट्रिब्यूनल ने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि मुतअद्दिद वार्निंग्स और नोटिस के बावजूद सेठ आबिद किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने पेश न हुए। उसके बाद जनरल जियाउल हक का दौर आया और सेठ आबिद ने खुद को हुकूमत के हवाले कर दिया। सेठ आबिद को उनकी प्रॉपर्टीज और एसेट्स वापस कर दिए गए और ये भी कहा जाता है कि उस दौर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सेठ आबिद का एक बहुत अहम किरदार था। सेठ आबिद कराची में भी कई जायदादों का मालिक था और पैनामा लीक्स में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए थे।
उस वक्त सेठ आबिद के हवाले से तरह तरह की बातें भी मशहूर हो गईं। जैसा कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा था, अगर मेरे गोल्ड के काम में रुकावट ना डाली जाए तो मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूंगा। सेठ आबिद बैनुल अक़वामी स्मगलिंग केस उस दौर में कौमी असम्बली समेत बड़े बड़े ऐवानों में उठाया गया था और ये उस वक्त के अखबारात की सबसे बड़ी हेडलाइन और फ्रंट पेज खबर हुआ करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ सेठ आबिद ने गोल्ड का काम खत्म कर दिया और ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ गए। 1990 में सेठ आबिद लाहौर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर बन गए थे। उनका ये कारोबार उनके बेटे सेठ हाफिज अयाज अहमद चलाते थे। एक वक्त में उनको पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी कहा जाता था, लेकिन उसके बावजूद सेठ आबिद ने एक बहुत पुरस्कार जिंदगी गुजारी। उनका इंतकाल 8 जनवरी 2021 को हुआ। मजीद किसी ऐसे गुमनाम हीरो या विलन की स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।